नॉन रिकरिंग वाली चीजें दी जाएंगी इनको, जैसे जमीन चाहिए या और कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, तो दैट इज 100% सेंट्रल असिस्टेंट, बट ओनली फॉर नॉन रिकरिंग आइटम्स। अच्छा, बिसाइड्स 50% ऑफ द ग्रांट फॉर रिकरिंग आइटम्स, 100% तो नॉन रिकरिंग की ग्रांट होगी और 50% रिकरिंग आइटम्स की। और वो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखेंगे तो 90% रिकरिंग पर भी देता है सेंटर। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है। अच्छा, तो इसके बाद जो है ये एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशंस ऑफ टाइगर रिजर्व, और ये जो है स्टेट का टाइगर कंजर्वेशन प्लान होगा। उस एनुअल ऑपरेशंस होंगे टाइगर रिजर्व के, क्योंकि बेसिकली टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किसी स्टेट स्टेट का एक प्लान होगा, एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। उसके अंदर खर्चे होंगे नॉन रिकरिंग और रिकरिंग के, तो वो स्टेट के प्लान के अकॉर्डिंग उसको किया जाएगा। तो टाइगर रिजर्व्स मोर देन 50 हैं, कुछ नए टाइगर रिजर्व्स भी डिक्लेयर हुए हैं। अच्छा, एक और चीज है, आपको टाइगर रेंज स्टेट्स पता होने चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि, ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइगर स्टेट, हरियाणा टाइगर स्टेट है या नहीं है? नहीं है सर। गुड। हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जो हैं वो सबको पता होते हैं, जो नहीं है वो नहीं पता होते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब है कि पंजाब नहीं है? नहीं है सर। पंजाब भी नहीं है, जम्मू कश्मीर भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है। ठीक है। इनमें से गुजरात, सर कोई भी नहीं है। गुजरात भी नहीं है। गुजरात नहीं है सर लाइन के लिए। ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सब में टाइगर है। राइट, सब में टाइगर, तमिलनाडु, यस सर। सब में टाइगर है। उधर की तरफ से आएंगे, ईस्ट कोस्ट की तरफ से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सर नहीं है वहां पे, कौन नहीं होगा? आंध्र प्रदेश की तेलंगाना? दोनों में नहीं। तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश भी है। ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दोनों हैं। वेस्ट बंगाल है ही। सर है। अच्छा, अब ये हमने इस तरह से चक्कर लगाया, तो इसमें बिहार है ही है, झारखंड है ही, एमपी। एमपी तो है ही, एमपी तो है ही। सबसे ज्यादा टाइगर जो है कर्नाटक में है, फिर एमपी में है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सारे नहीं है। असम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखेंगे तो सिर्फ 3 स्टेट आ रहे हैं, तो 4 छूट गए, 4 छूट गए ना। और जो है 3 स्टेट जो है, अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है और मिजोरम है। सिक्किम, इधर जो चिकन नेक वाला एरिया है मैप पर, सिक्किम नहीं है। और बाकी बचे हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं है, जैसे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये नहीं है। ओके। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि कौन सा नहीं है और कौन सा है। तो जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, जो नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि नहीं है होने वाले की संख्या कम है ना। तो 18 टाइगर रेंज स्टेट्स आपको इंडिया के पता होने चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज, सारे टाइगर स्टेट्स के टाइगर रिजर्व्स पता होने चाहिए आपको। तो आप टाइगर रिजर्व्स कैसे याद करेंगे? स्टेट वाइज, स्टेट वाइज याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। और कोई तरीका याद करने का लगाएंगे तो डेफिनेटली भूलेंगे।
ठीक है। यस सर। एक मिनट। तो जो सबसे पहला, अगर हम टाइगर रिजर्व्स में कुछ फैक्ट्स को एक्यूमुलेट करने की बात करें, तो जो नागार्जुन श्री सलम टाइगर रिजर्व है वो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। अकेला टाइगर रिजर्व है जो 5 डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव है इंडिया का। तो बाकी चीज़ें और इसमें हैं डिटेल्स, तो यू कैन गो थ्रू देम। अच्छा, जैसे यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे नदियाँ भी पूछ लेते हैं। जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है, तो ये 2 नदियों के बीच में है। नॉर्थ में इसके बानस रिवर है और साउथ में चंबल रिवर है। तो इसी तरह सारे नेशनल पार्क्स कहीं ना कहीं नदियों से घिरे हुए हैं। सुंदरबंस वाला टाइगर रिजर्व देखेंगे तो सुंदरबन मैंग्रोव एरिया है। तो इट इज लाइंग ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर। ये तीनों रिवर्स डेल्टा बनाते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ये हुगली रिवर से इंडिया के वेस्ट बंगाल से बालेश्वर रिवर तक जाता है बांग्लादेश में। तो इसके अंदर फॉरेस्ट भी मिलेंगे, एग्रीकल्चरली यूज्ड लैंड भी मिलेगी, मड फ्लैट्स, बैरन लैंड, इस तरह से बहुत सारे एरियाज मिलेंगे। अच्छा, इसी सीक्वेंस में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें डिस्कस करना चाहते हैं, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन चीजों को हैंडल करना। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या है ना। 2 तरीके की चीजें हम पढ़ते हैं, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स। इसको क्लियर कर लेते हैं आज। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स क्या होते हैं? CTH भी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स आर द कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व्स। कोर एरिया यानी कि 2 एरिया होते हैं, कोर और बफर। कोर में सिर्फ टाइगर की बात होगी, बफर जोन में वाइल्ड लाइफ, पीपल दोनों का सामंजस्य बिठाने की बात की जाएगी। तो कोर एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। तो कैसे इसको बनाया जाता है? तो बेसिकली क्या है कि साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है, कुछ साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, उसके बेसिस पे ये बोला जाता है कि ये एरिया, कोर एरिया जो है टाइगर रिजर्व का, इस एरिया को हमें एकदम इनवायलेट रखना चाहिए। यानी कि इस एरिया में किसी तरह का कोई दखल नहीं होना चाहिए किसी ह्यूमन बीइंग का। इट शुड बी केप्ट एज इनवायलेट। टच नहीं करेंगे आप इस एरिया को, फॉर द पर्पज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर सच फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जो शेड्यूल्ड ट्राइब या फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो उस जंगल में रहते हैं, जो कोर एरिया है, उनको तो नहीं छेड़ते हैं, उनको हम वाइल्ड लाइफ में ही इंक्लूसिव मानते हैं। लेकिन हम और कोई नया इंटरफेरेंस नहीं करते इसमें। कोई ये कहे कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो यस, दे लिव देयर, बट दे लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, लीड देयर लाइफ according to their cultural
premises, but there is no other interference. तो CTH जो होता है, critical tiger habitat, is notified by the state government. कोई पूछे कौन नोटिफाई करता है, तो आप बताएंगे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। तो कभी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को तो केंद्र सरकार नोटिफाई करती होगी, या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट अगर इनवायलेट है तो वहां तो आदिवासी रहता ही नहीं होगा, तो दोनों बातें गलत होंगी। इनवायलेट का मतलब है जो इंडिकेट करता है कि कोई किसी तरह का ह्यूमन सेटलमेंट ना हो और यूसेज ना हो। इट इम्प्लाइज द CTH आर इनवायलेट एरियाज। उन इनवायलेट एरिया में क्या है कि CTH में आपको रिलोकेट भी करना पड़ता है लोगों को। अगर उस एरिया में कहीं कोई people, if they are living in those areas, they are relocated. There is a section 38 fifth clause, section 38 fifth clause of Wildlife Protection Act, which clearly states that no scheduled tribes or other forest dwellers shall be resettled or have their rights adversely affected for the purpose of creating inviolate areas for tiger conservation। अब इसमें एक कंडीशन लगा दी, for tiger conservation, unless the process of recognition and determination of rights and acquisition of land or forest rights of scheduled tribes and other such forest dwelling persons is complete। समझने वाली बात इसमें यह है कि जो शेड्यूल, जो सेक्शन 38 है, सेक्शन 38 क्लॉज 5, उसमें साफ साफ कह दिया गया कि किसी भी फॉरेस्ट ड्वेलर या शेड्यूल्ड ट्राइब को सिर्फ इस वजह से जंगल से उठा के बाहर नहीं निकाला जाएगा कि ये तो भाई कोर एरिया है टाइगर रिजर्व का या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। लेकिन कब तक? तब तक कि वहां जब तक कि उसके राइट्स का या लैंड एक्विजिशन का या जो जो उसके ट्राइबल के राइट्स हैं वो डिटरमाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब तक उसका पूरा डिटरमिन नहीं हो जाता है तब तक छेड़ा नहीं जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब या अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, भले ही वो एरिया इनवायलेट हो, भले ही वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट हो, CTH में आते हो। अच्छा, एक दूसरी चीज होती है इसी तरह क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, CWLH। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एक अलग चीज हो गई जो कि एकदम इनवायलेट है, एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हो गई विच आर डिफाइंड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो दो चीजें आप देख रहे हैं, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट तो डिफाइन हो रहे हैं आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, क्योंकि यहाँ कंसर्न क्या है? टाइगर का प्रोटेक्शन। दूसरा है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, इसको डिफाइन करा जा रहा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में, क्योंकि यहाँ कंसर्न है आदिवासियों के फॉरेस्ट राइट्स। तो दोनों में कंसर्न अलग अलग है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कंसर्न है टाइगर का प्रोटेक्शन या इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन, टाइगर हैबिट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में CTH डिटरमाइन करने में। लेकिन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिटरमाइन करने में कंसर्न क्या है? कंसर्न है हमारा आदिवासियों के फॉरेस्ट राइट्स को देखना। तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स आर मीन टू बी द एरियाज ऑफ नेशनल पार्क and wildlife sanctuaries that are required to be kept inviolate for the purpose of all wildlife conservation and not just tigers। इसमें सिर्फ टाइगर की बात नहीं की जा रही है। देखा जाए तो CTH से इसमें सिमिलरिटी और डिस्टिंक्शन किया जाता है, क्योंकि CTH में आइडेंटिफिकेशन जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है इज डन ऑन साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, लेकिन इसके लिए हमें एकदम मैंडेटरी है कि फॉरेस्ट राइट्स का सेटलमेंट कंप्लीट होना चाहिए। CTH में नोटिफिकेशन डायरेक्ट स्टेट कर देता है एक्सपर्ट कमिटी से कंसल्ट करके,
क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी कि सीधे सीधे गवर्नमेंट डिटरमाइन कर लेती है, लेकिन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में जो वाइल्ड लाइफ एरिया है कंजर्वेशन के लिए, उसे डिटरमाइन तभी कहा जाएगा जब वहां की ग्राम सभा या अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स अपना कंसेंट यानी कि अपनी सहमति दे देंगे। तो इसमें जो हार्शर रेजीम है, यानी कि जो लीगली ज्यादा हार्श है, वो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स, नॉट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, क्योंकि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में पीपल को राइट है अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का। कुछ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर वो ये है कि ग्राम सभा का कंसेंट चाहिए किसी भी एरिया को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। I think all of you understand it now. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So इसमें बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। टाइगर रिजर्व्स को थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी रिवर है, तो व्हाट यू विल से? रामगंगा। कभी कॉर्बेट जाएंगे तो पता लगेगा। काजीरंगा में कौन सी रिवर्स हैं, और ये कावेरी वाले इसमें मतलब रिवर्स का पूछा जाता है कभी कभी, और बहुत सारी चीजें अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, बट इट इज नॉट द टाइम। हम थोड़ा सा इंस्टीट्यूट्स और लॉज पे फोकस कर रहे हैं अभी। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें ये होती है कि जब हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी आती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। कोई आप में से बता सकता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर Yes, sir. Yes, sir. Prime Minister. या मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट? The Prime Minister. Minister of Environment and Forests. करेक्ट, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। कंफ्यूजन हो जाता है इनमें कौन हेड करता है, क्या करते हैं, है ना। तो नेशनल गंगा काउंसिल का हेड कौन है? जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी थी, जिसको कि आजकल नेशनल गंगा काउंसिल कहते हैं, उसको कौन चेयर करता है? सर प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर सर। उसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं नेशनल गंगा काउंसिल को, लेकिन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं, राइट। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। इट वाज क्रिएटेड अंडर ए लॉ, अंडर एंड एक्ट इन 2006। रिकमेंडेशन दी गई थी टाइगर टास्क फोर्स द्वारा, है ना। टाइगर टास्क फोर्स ने जब ये देखा गया नेशनल लेवल पे कि टाइगर की संख्या तो घट के 2000 में या 2004 के आसपास ये 1800 के करीब हो गई थी, तो देखा गया कि इस तरह से चला तो 4-5 साल में तो टाइगर खत्म। तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसमें रीऑर्गेनाइजेशन किया गया कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर को फिर हम थोड़ा तरीके से मैनेज करेंगे, अच्छे तरीके से। इसलिए NTCA को क्रिएट किया गया, एंड इट इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक प्रोग्राम डेवलप किया गया इसका, स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स पे क्वेश्चन भी आया था, एम स्ट्राइप्स करके, है ना। आप सबने देखा होगा ये क्वेश्चन, अगर यूपीएससी में कुछ आपने ठीक से क्वेश्चंस किए तो ये क्वेश्चन आया था कि द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ
Number one option was captive breeding of wild fauna. Number two was maintenance of tiger reserves, indigenous satellite navigation system. डी वाज सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। तो एम स्ट्राइप्स का जो आंसर था वो था मेंटेनेंस ऑफ टाइगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या थी? मॉनिटरिंग, एम फॉर मॉनिटरिंग, एम स्ट्राइप्स है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। सो इट इज बेसिकली स्ट्राइप से आ रहा है सिस्टम, system for tigers intensive protection and ecological status। बेसिकली ये है क्या? इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। हाँ राइट, यू आर राइट, फॉर टाइगर्स लॉन्च्ड इन 2010 बाय एनटीसीए। इसको भी एनटीसीए ने ही लॉन्च किया था 2010 में। और जो इसके लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था वो देहरादून बेस्ड इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इन्होंने लिया था। और एनटीसीए एन एडेप्टिव मैनेजमेंट फॉर टाइगर रिजर्व्स, इसका पर्पस है कि जो सर्विलियंस है वो प्रॉपर होना चाहिए रॉयल बंगाल टाइगर का। तो क्या होता है कि गार्ड्स को सबको इक्विप कर दिया गया जीपीएस एनेबल्ड एंड्रॉयड डिवाइसेस से, जो कि आजकल हमारे पास भी हैं, सबके पास है। तो दीज डिवाइस आर कैपेबल ऑफ, हमारे फोन में है, उनके पास एक डायरेक्ट डिवाइस दे दिए गए। दीज डिवाइसेस आर कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग डाटा रिलेटेड टू टाइगर साइटिंग्स, डेथ्स, अदर ऑब्जर्वेशंस इन द टाइगर हैबिटेट, लाइक उनका प्रे बेस कैसा है, वाटर है कि नहीं है अवेलेबल, इलीगल पोचिंग एक्टिविटीज, या मतलब शिकार तो नहीं चल रहा है इलीगल, या जो रूट्स हैं गार्ड्स के पेट्रोलिंग के वो सब पता होने चाहिए। कोई लॉस्ट हो जाए जंगल में गार्ड वगैरह तो वो भी देख लो। तो सारा का सारा डाटा जो जो गार्ड्स लेते हैं उनको जीआईएस यानी कि जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें फीड कर दिया जाता है, फिर उसको एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है। अब इसमें क्या है कि एक चीज और है कि अब टाइगर गुजरते हैं, जो रास्ते होते हैं वहां पे जो है कैप्चर कैमरास होते हैं। तो जैसे ही उनके पास में कुछ मोशन डिटेक्ट होता है, दे कैप्चर दैट मोशन। तो उसको बोलते हैं स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड, SECR, स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड। तो इसमें क्या बोला जाता है कि जैसे हम लोगों के थंब प्रिंट सबके अलग अलग हैं दुनिया में, उसी तरह टाइगर के स्ट्राइप्स भी एक जैसे नहीं होते। दो टाइगर का स्ट्राइप्स कभी एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग होगा। तो पैटर्न ऑफ स्ट्राइप्स इज यूनिक टू ईच टाइगर लाइक फिंगरप्रिंट्स इन ह्यूमन बींग्स। तो क्या होता है कि टाइगर को पैटर्न ऑफ स्ट्रिप्स से हम बहुत सारे जो न्यूमरस नाइट विजन और हाई रिजोल्यूशन कैमराज होते हैं, जहां जहां टाइगर का पैसेज हो सकता है, वो कैप्चर हो जाते हैं। ये कैमरा जो होते हैं ये मोबाइल एंड्रॉइड बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है गार्ड्स वगैरह के पास, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, और इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। तो ये डायरेक्टली जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर है या फॉरेस्ट गार्ड है या डीएफओ है, डायरेक्ट उसके पास सारा इंफॉर्मेशन जाता रहता है। और ये भी पता लग जाता है कि कोई एक टाइगर ही बार बार कैप्चर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्राइप का पैटर्न तो सबका यूनिक होता है। लाइक जैसे पगमार्क को देखते हैं, पगमार्क की तरह ये भी यूनिक होता है टाइगर का। लेकिन पगमार्क को कैप्चर करना, उसको डेवलप करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ढालना, वो सब बड़ा दिक्कत का काम है। दिस इज सिंपलर। तो ये जो SECR और एम स्ट्राइप्स हमने यूज किया, इसकी वजह से हमारी टाइगर साइटिंग्स भी बढ़ी और टाइगर की काउंट में भी हमारा थोड़ा सा हम उसको ऑब्जेक्टिवली कर पाए। जो एरर का मार्जिन था, जो 30-40% एरर का मार्जिन था, वो हार्डली इट हैज बीन रिड्यूस टू 5 to 8%, ज़्यादा नहीं है एरर का मार्जिन। तो 70% ऑफ द टाइगर्स कैन बी कैप्चर्ड यूजिंग दिस मेथड। रेस्ट को हम क्या करते हैं, 70% अगर हमने कैलकुलेट मतलब अगर कैप्चर कर लिए, ये हमारा फॉर्मूला है इसमें कि भाई 70% इससे कैप्चर हो जाएंगे। बाकी इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या जो हाई स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन टूल होते हैं उससे हम निकाल लेते हैं।
तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून में, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, और ठीक ठाक फेयरली एक्यूरेट नंबर ऑफ टाइगर हमको पता लग जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग टाइगर कंजर्वेशन और प्रोग्राम्स ग्लोबल लेवल पर। अब टाइगर सेंसस हर 4 साल में किया जाता है। लास्ट वाला 2014 में, सॉरी 2000 इसमें 18-19 में हुआ था। 2014 वाले में काउंट हमारा ऐसा था करीब करीब 2226 यानी 2000 के आसपास। इस बार हमारा काउंट जो है करीब 3839 पहुंच रहा है 4000 के करीब। तो ये बोला जाता है कि ऑलमोस्ट डबल आया है हमारा टाइगर का नंबर। क्यों? क्योंकि मेन रीजन इसमें हमारा ये है कि जो एस्टिमेट किया है हमने टाइगर को वो थोड़ा सा रेशनली किया है इस बार। एक दूसरा तरीका एनालिसिस का पगमार्क एनालिसिस आपको पता ही है, पगमार्क देख के एनालाइज करती है। एक और तरीका है स्कैट डीएनए। इसके बेसिकली जो वो डीएनए यूनिक होता है हर टाइगर के लिए। तो हालांकि बड़ा रफ मेथड है लेकिन फिर भी कुछ असिस्टेंस इससे भी मिल जाता है, मतलब लेकिन ऑन ए लार्ज स्केल वी डोंट अप्लाई इट। तो ये हो गया हमारा एम स्ट्राइप्स और एनटीसीए का टूल है, ये आपको मतलब पता लग गया इसमें। अच्छा, जो टाइगर के अलावा हम आ जाते हैं फिर अब जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एक बार हम कर लेते हैं एलिफेंट्स। अच्छा, इसका जो सेंसस हुआ है, नया सेंसस क्या कहता है ना? नई सेंसस में जो नया टाइगर सेंसस है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स वर डिटेक्टेड इन विच स्टेट? कर्नाटका और मध्य प्रदेश? एनीबॉडी? तो मध्य प्रदेश सर होगा ये सर। MP है सर। नंबर 2 कर्नाटका, हाँ। यस सर। और नंबर 3? नंबर 3 किसका था? उत्तराखंड, राइट? कुछ प्रोग्राम्स एलिफेंट के भी हैं जैसे टाइगर के हैं। असल में एलिफेंट का क्या है कि एलिफेंट एक माइग्रेटरी एनिमल है, और एलिफेंट भी जो है अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता है। एलिफेंट क्या है कि बहुत लंबे लंबे रास्ते लेता है, तो एलिफेंट के कॉरिडोर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना? तो एलिफेंट के कॉरिडोर है टोटल, मतलब अगर हम एशियन एलिफेंट को देखेंगे, जो एशियन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट के 14 एलिफेंट कॉरिडोर है टोटल इंडिया में। तो बेसिकली एलिफेंट कॉरिडोर हमको फ्री रखना होता है किसी भी तरह के इंटरफेरेंस से। तो इंटरफेरेंस होगा तो एलिफेंट के सर्वाइवल पर भी असर पड़ेगा, और एलिफेंट का भी हमें देखना होता है। तो एलिफेंट रिजर्व्स भी डिक्लेयर किए गए हैं। एलिफेंट जो रिजर्व्स हैं वो क्या क्या हैं इंडिया में, ये सब भी पता करना होगा आपको। तो जैसे हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं वैसे एलिफेंट रिजर्व्स भी होते हैं। एलिफेंट रिजर्व्स डिक्लेयर किए गए, जैसे कि एक प्रोग्राम है सिटेस का जिसको कहते हैं माइक। माइक प्रोग्राम है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म करें तो मॉनिटरिंग ऑफ
monitoring the illegal killing of elephants. Mike, ये सिटेस का प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। कोई पूछ सकता है कि माइक्स किसका प्रोग्राम है, तो यू विल से इट इज ए प्रोग्राम ऑफ साइटेस, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये असेस करते हैं साइट बेस्ड मॉर्टेलिटी, कि किस लोकेशन में एलिफेंट की मॉर्टेलिटी ज्यादा हो रही है, और उससे पता लगाते हैं कहीं इसकी लीगल पोचिंग तो नहीं हो रही, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसको देखती हैं। बेसिकली पर्पस है कि धीरे धीरे जो है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, जो ये तो पुलिस है, क्योंकि एक तो इसकी तस्करी भी होती है टस्क की और इसके अदर बॉडी पार्ट्स की, तो हमें पुलिस की भी कैपेसिटी बढ़ानी है और फॉरेस्ट रेंजर्स की भी। तो एलिफेंट रेंज स्टेट्स जो हैं, एलिफेंट रेंज स्टेट्स यानी कि कुछ तो अफ्रीका में है, अफ्रीका में काफी सारे कंट्रीज में एलिफेंट मिलता है, और एलिफेंट की दोनों की स्पीसीज अलग अलग होती है। इंडियन एलिफेंट अलग होता है और अफ्रीकन एलिफेंट अलग होता है। तो दो सब स्पीसीज तो इसमें एग्जिस्ट करती हैं एलिफेंट की। एक को लॉक्सोडोंटा बोलते हैं, एक को एलिफेंटस मैक्सिमस, है ना, एशियन वाले को, वो अफ्रीकन वाले को, और अफ्रीकाना डोंटा अफ्रीकाना। अभी बताते हैं उसको क्या क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बनानी होती है। तो माइक साइट्स ऐसी ही 10 माइक साइट इंडिया में भी लोकेट की गई हैं। तो माइक साइट के बारे में कभी कभी पूछा जा सकता है इसमें। तो अगर हम माइक साइट को देखें तो कहाँ कहाँ है, असम में है, 3 साइट अकेले असम में है, 2 साइट कर्नाटका में है, 1 साइट उत्तराखंड में है। मतलब अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 3 साइट हो गई असम में, 1 हो गई मेघालय में, और उसी के बगल में आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में एक एक साइट हो गई। इधर उत्तराखंड में 1 साइट है, और केरला में और 1 साइट, और 2 कर्नाटका में। तो अगर हम उनकी बात करें, नाम लेके देखते हैं इनके, चिरांगरीपू करके 1 साइट है असम में, देवमाली नाम की साइट है असम में, देहांग पतकाई 1 साइट है असम में। तो ये तीनों साइट हो गई असम की, चिरांगरीपू, देवमाली और दिहिंग पतकाय। मेघालय में जैसे कि जानते हैं आप, गारो हिल्स है मेघालय में, तो गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व है मेघालय में। तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट साइट्स। अब वेस्ट बंगाल पर आइए। वेस्ट बंगाल में है ईस्टर्न डुअर्स। डुअर्स वहाँ की लंबी घास का नाम होता है, तो उसी के बेसिस पर ईस्टर्न डुअर्स एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा का एरिया मयूरभंज, सबको पता ही है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है वहाँ। उत्तराखंड में शिवालिक, सब जानते ही हैं, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है। कर्नाटका में मैसूर और नीलगिरी, मैसूर एलिफेंट रिजर्व और नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व। केरला में वायनाड है, तो वायनाड एलिफेंट रिजर्व। ये 12 एलिफेंट रिजर्व्स इंडिया में टोटल हैं। अच्छा, एलिफेंट के रिगार्डिंग और हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है, तो भी शेयर कर लेते हैं अभी, अगर हमने शुरू कर ही दिया है इसको तो। तो 14 कॉरिडोर टोटल हैं जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मतलब अकेले उड़ीसा में आइडेंटिफाई किए। देयर आर मेनी अदर इंडिया का जो एशियन एलिफेंट है, these are the migratory species, it is considered to be a migratory species। हम देखते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसको CMS कहते हैं, एक कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को लेके, जिसको बोलते हैं CMS। अभी इसकी COP 13 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13। तो उसमें इंडिया ने प्रपोज किया
कि हमारे एलिफेंट को भी इसमें थ्रेटेंड स्पीसीज में इंक्लूड किया जाए, अंडर द लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। तो बेसिकली एलिफेंट को लेके भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत कंसर्न्ड है, क्योंकि एलिफेंट को भी एक की स्टोन स्पीसीज माना जाता है। एलिफेंट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, किस स्टेट में है? एनीबॉडी? सर कर्नाटका। वेरी नाइस। कर्नाटका में करीब करीब 7,000 एलिफेंट हैं, जो कि 25% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पूरे इंडिया की। अच्छा, ये एक जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है, इसमें अफ्रीकन एलिफेंट तो सीएमएस की अपेंडिक्स 2 में है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स, लेकिन इंडियन एलिफेंट और टाइगर अभी तक नहीं है। इंडियन एलिफेंट और टाइगर दोनों को माइग्रेटरी स्पीसीज में इंक्लूड करने की बात इंडियन गवर्नमेंट द्वारा की गई है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है भूटान नेपाल, है ना, और टाइगर इधर से उधर जाते हैं भूटान नेपाल, और एलिफेंट्स भी भूटान नेपाल बांग्लादेश पूरा ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए इनको भी माइग्रेटरी स्पीसीज में रखने के लिए प्रपोजल है, लेकिन अभी तक ये इसके पार्ट नहीं है। एलिफेंट रेंज स्टेट्स, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट दोनों अलग स्पीसीज हैं, ये हम अभी बता चुके हैं आपको। एशियन एलिफेंट को बोला जाता है एलिफास मैक्सिमस। एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है? एनीबॉडी? जो रेड लिस्ट हमने डिस्कस की थी उसमें किस कैटेगरी में आता है, कोई बता सकता है? वल्नरेबल या एंडेंजर्ड? सर एंडेंजर्ड। करेक्ट, इट इज एंडेंजर्ड। अच्छा, और अफ्रीकन एलिफेंट इज एंडेंजर्ड और वल्नरेबल? एशियन और अफ्रीकन में आपने देखा होगा फर्क, अफ्रीकन एलिफेंट को एलिफास मैक्सिमस भी, वो इसको जो अफ्रीकन एलिफेंट को लॉक्सोडांटा अफ्रीकाना बोला जाता है, उसके कान बहुत बड़े होते हैं। हमारे वाले एलिफेंट के कान उतने बड़े नहीं होते जितने अफ्रीकन एलिफेंट के होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा गर्म वातावरण में रहता है, उसको हर वक्त अपनी बॉडी को ठंडा करना होता है, तो वो पंखे का काम करते हैं। इंजर्ड में है। अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, इट्स नॉट एंडेंजर्ड। अच्छा, सर अभी शायद एंडेंजर्ड में कर दिया है उसे। अभी यस सर। कब का न्यूज़ है? ठीक है, आप देख लीजिएगा, आई विल ऑल्सो सर्च फॉर इट। 25 एक मार्च मिनट, इसी साल का है ये डाटा? नहीं, 2020 का। 25 मार्च 2020 सर 25 मार्च के आसपास का है। चलो ठीक है, दैट्स गुड दैट्स गुड। ऐसे फ्रेश इंफॉर्मेशन मिलती रहती है तो ठीक रहता है। अभी तक ऐसा नहीं था, मेरे ख्याल से इसी साल हुआ है। और देर आर 13 एशियन एलिफेंट रेंज स्टेट्स इन एशिया। वो 13 देश जिनमें एलिफेंट पाया जाता है उनको हम देख लेते हैं एक बार। वैसे तो आपको आइडिया है, लेकिन आई विल स्पीक इट वंस मोर। जैसे श्रीलंका, अगर हम भारत के एकदम चिपके हुए देशों की बात करें तो श्रीलंका
टेरिटरीज है इंडिया से। श्रीलंका नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे मतलब एक तरह से कनेक्टेड सही मानते हैं। और दूसरे जो बचे हुए देश रहे वो है मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। ठीक है, ये देश हुए। तीर है एशियन एलिफेंट रेंज स्टेट्स। तो 13 ही टाइगर रेंज स्टेट हैं, 13 ही एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं। लेकिन हमारे देश के राज्यों की बात करें तो 18 टाइगर राज्य हैं भारत में। अच्छा, हमारे जो टोटल अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, अफ्रीकन एलिफेंट्स की संख्या अगर हम टोटल देखें तो 4 लाख के आसपास है। और एशियन एलिफेंट्स की संख्या करीब करीब लेस देन 4,40,000 अभी। लेकिन लेटेस्ट सेंसस अगर हम देखें तो जो टोटल सेंसस एलिफेंट्स का कहता है 2017 वाला, उसमें 27,312 एलिफेंट मिले का खाली। और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये 1992 में लॉन्च किया गया था और इंडिया में 16 स्टेट्स में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलता है। ठीक है, तो यहां तक आज हम कंक्लूड करते हैं टाइगर और एलिफेंट पर। तो आज हम क्लास थोड़ा छोटा रखते हैं।